चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर कल्याणी नदी के पुल पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग बुरी तरह से घायल हैं। यह हादसा तब हुआ जब सड़क किनारे यात्रियों से भरी एक खराब बस में लखनऊ की ओर से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कई यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायलों को फौरन इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर लोगों को लखनऊ रेफर किया गया है। आपको बता दें, हादसे का शिकार हुई बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। घटना के बाद से ट्रक का ड्राइवर फरार है, तो वहीं इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और अधिकारियों को घायलों का इलाज करवाने और मरने वालों को आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। इस जिला अस्पताल में इस समय हम लोग जहां पर मौजूद है, यहां पर 18 लोग चिकित्साधीन, 19 लोग ये उपचाराधीन है। और यहाँ पर जो लोग लाए गए थे उसमें से कुल 3 व्यक्ति, 2 ब्रॉड डेड थे और एक की भी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार 3 लोगों की मृत्यु थी। कई लोग बस के नीचे अभी भी दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है। नहीं बैठे थे साइड में और वो बस का चक्का मेरे पीठ पर चढ़ गया। अच्छा, पहले धक्का लगा, पहले तो गिर गए हैं। जितने भागने की कोशिश की उतने पीठ पर चक्का चढ़ गया, नहीं भाग पाए हैं। हादसा हुआ है जैसे बस का बैगन टूट गया, उधर खड़ी कर दिया साइड में हम लोग आगे बैठ गया, खराब हो गया था। अच्छा, बस से हम लोग उतर गए थे। उतरने के बाद थोड़ा आगे जाके हम लोग बैठ गए थे। कोई खाना खा रहा था, कोई पानी पी रहा था, कोई सो गया था जी। पीछे से बाबूजी ट्रक आया, धक्का मार दिया। ट्रक और बस दोनों चल दिया। आमने सामने हुआ, वहाँ पर कोई सोया आदमी था, नहीं भाग पाया। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों में पानी कहर बनकर बरसा, जिससे वहां कई इलाकों में रहने वाले लोग मुसीबत से घिर गए। कई सड़कों पर पानी भर गया तो कई नदियां उफान पर आ गई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि आखिर सड़क है कहां। वहां रीछी, पार्वती और अमराल नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया। लगातार बारिश होने की वजह से उनमें पानी कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ा तो उनके आसपास मौजूद इलाकों में पानी भरने की समस्या भी खड़ी हो गई। लोगों के घरों में पानी घुस गया, उनका फर्नीचर और खाने पीने का सामान सब कुछ गीला हो गया। मुसीबत तो उन लोगों की भी बढ़ गई जिन्हें वहां से निकलने वाले रास्ते से गुजरना था। जो जहां था वहीं फंस गया, वहां जैम के हालात बन गए। आगे जाने का रास्ता बचा नहीं तो मुसाफिरों ने वहीं से वापसी कर ली। कुछ इसी तरह के हालात राजस्थान के करौली में भी देखे गए। सड़कें पानी से लबालब दिखी। वहां से गुजर रही गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो वो सड़क पर नहीं, किसी तालाब में चल रही हैं। राजधानी जयपुर की सीकर रोड ने तो ऐसा एहसास दिला दिया जैसे किसी नदी ने अपना रास्ता बदलकर सड़क से बहने का मन बना लिया हो। अश्लील फिल्मों के कारोबार में बुरी तरह से फंस चुके राज कुंद्रा के 4 कर्मचारी अब उनके काले कारोबार के कई राज खोलेंगे। खबर है कि कुंद्रा के 4 कर्मचारी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। पुलिस को राज कुंद्रा के प्लान बी और उससे होने वाली अगले 3 साल की कमाई के अनुमान को लेकर कई सबूत भी मिले हैं। वहीं इस मामले में पहली बार राज कुंद्रा को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। पॉर्न फिल्मों के मामले में राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुंद्रा के खिलाफ जहां सबूतों की फाइल मोटी होती जा रही है, वहीं अब राज कुंद्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। इस बीच राज कुंद्रा ने जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है। Basically, he's inside since a long time. He's cooperated fully. The further investigation is on. Charge sheet has been filed long back. There's no need to keep him behind. When will the court be hearing? Court is expected to hear tomorrow, but we are not sure. We'll come to know that. 7 years तक तो हो सकती है, 420 है, 7 साल 420 की है। सबसे बड़ा इसमें मॉरल टर्पिट्यूड का मामला आता है। कुंद्रा की रिमांड मांगने के दौरान क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को बताया कि 24 जुलाई को जो रेड राज कुंद्रा के ऑफिस पर की गई, उसमें विदेशों में पैसों के लेन देन से जुड़ी फाइल्स मिली हैं। राज कुंद्रा के मोबाइल और रैन के लैपटॉप से हॉटशॉट्स की कमाई और पेमेंट से जुड़ी चैट भी मिली है। राज कुंद्रा को एप्पल कंपनी से 1,64,00,000 रुपए मिले हैं, जिसकी जानकारी गूगल से मांगी गई है। वहीं कुछ निजी बैंकों में कुंद्रा के पैसों के बारे में जानकारी ली जानी है। यही नहीं, 26 जुलाई को एक पीड़ित ने कुंद्रा के खिलाफ बयान दर्ज कराए, जिसकी जांच अभी बाकी है।
इसमें कौन सामने आ रहा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो कोई इसमें अपराधी है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और करते रहेंगे। क्राइम ब्रांच ने इस केस से जुड़े सभी पीड़ित लोगों से सामने आकर बयान देने की अपील की है। इस बीच पुलिस ने कुंद्रा के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की है उसमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी का जिक्र भी है, जिसमें राज कुंद्रा के प्लान बी और कमाई के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उस पीपीटी में बॉलीफ्रेम नाम के ऐप से होने वाले मुनाफे का जिक्र किया गया है। दावा किया गया है कि बॉलीफ्रेम वही ऐप है जिसे हॉटशॉट्स ऐप के गूगल से हटने के बाद लॉन्च किया जाना था और उसे ही कुंद्रा ने प्लान बी बताया था। बताया गया कि उस पीपीटी में अगले 3 साल की कमाई की बात लिखी गई है, जिसके मुताबिक 2021-22 में कुल कमाई करीब 36 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें करीब 5 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया गया है। वहीं साल 2022-23 में कुल कमाई 76 करोड़ रुपए बताई गई है और इसमें भी मुनाफा करीब 5 करोड़ रुपए दिखाया गया है। क्राइम ब्रांच की जांच के दौरान एक और बात सामने आई है, जहां पर राज कुंद्रा के ऑफिस में लगे हुए सर्वर को सिर्फ 3 लोग एक्सेस कर सकते थे। क्राइम ब्रांच की माने तो रायन जॉन थार्प के कहने पर ही सारा डाटा सर्वर से डिलीट किया गया था। क्राइम ब्रांच का ये भी मानना है कि प्लान बी की शुरुआत से पहले पुराने ऐप हॉटशॉट से भी भारी मात्रा में डाटा को डिलीट कर दिया गया था। वहीं फरवरी महीने में राज कुंद्रा का नाम आते ही राज कुंद्रा ने अपने फोन को भी बदल दिया गया था, जिसकी वजह से तफ्तीश में फोन से ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। ऐसे में क्राइम ब्रांच को ये भी शक है कि राज कुंद्रा ने अपने पुराने फोन से भी काफी डाटा डिलीट किया था। राज कुंद्रा की कमाई से लेकर पॉर्न वीडियो बनाने और उससे होने वाली कमाई तक हर चीज की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है, जिसमें शिल्पा शेट्टी की कितनी भूमिका है इस पर भी पुलिस की नजरें हैं। लेकिन क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अब तक शिल्पा शेट्टी का इस केस में कोई रोल नहीं दिखाई दिया है। मानव तस्करी के मामले में यूपी एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी एटीएस ने रोहिंग्या मुस्लिमों की मानव तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने बताया कि ये आरोपी खास तौर पर महिलाओं और बच्चियों को दिल्ली एनसीआर भेजते थे। यही नहीं, कहा जा रहा है कि आरोपी कुछ महिलाओं को विदेश भी भेजने की तैयारी कर रहे थे। इसका जो सरगना है मोहम्मद नूर उर्फ नूर इस्लाम। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू का मणिपुर के इम्फाल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से सड़क तक उन पर फूल बरसाए गए। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी को भी वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पीजीआई अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कल्याण सिंह की सेहत की जानकारी ली। कल्याण सिंह की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में अपनी ही पार्टी के विधायक के आरोपों से नाराज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सदन की कार्यवाही बीच में ही छोड़कर बाहर निकल आए। कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने उन पर हमला करवाने का आरोप लगाया था। इसी मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद टीएस सिंहदेव ने एक बयान दिया और सदन छोड़कर बाहर निकल गए। मेरी स्थिति अब ऐसी है कि तब तक मैं इस सदन में उपस्थित हूं जब तक इस स्थिति का शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब न आए। हालांकि बाद में कई सीनियर नेताओं के फोन करने के बाद वो लौट भी आए, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सरकार के प्रति मंत्री यदि अविश्वास प्रकट करता है तो फिर उस सरकार को सरकार चलाने का अधिकार नहीं बचता। किरकिरी होते देख सरकार की तरफ से भी सफाई पेश की गई। ना तो सदन में, ना ही किसी एफआईआर में और ना ही माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष माननीय विधायक जी ने ऐसी कोई बात कही। बड़ी खबर आ रही है लश्कर तैयबा से जुड़ी। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर है कि अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ चुके लश्कर, जैश और अल बदर के आतंकी 5 अगस्त और 15 अगस्त के मौके पर कश्मीर में बड़े हमले की फिराक में हैं। खुफिया विभाग को पता चला है कि अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ चुके ये आतंकी फिलहाल पीओके में हैं और कश्मीर में दाखिल होने की फिराक में हैं। इन सभी ने अफगानिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ले रखी है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने इन आतंकियों के नाम की भी पहचान कर ली है। बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ चुके लश्कर, जैश और अल बदर के आतंकी 5 और 15 अगस्त के मौके पर कश्मीर में एक बड़े हमले की फिराक में हैं। खुफिया विभाग को पता चला है कि अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ चुके ये आतंकी फिलहाल पीओके में हैं। इंग्लैंड दौरे पर गए विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत भारतीय टीम के दूसरे खिलाड़ियों ने मैदान पर अभ्यास किया। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने सेकंड लालू तेज प्रताप यादव नाम से फेसबुक पर एक पेज बनाया और बताया कि वो अब इसी
कर्नाटक में बीएस येडियुरप्पा के करीबी माने जाने वाले बसवराज बोम्मई को राज्य के नए सीएम के तौर पर चुन लिया गया। येडियुरप्पा ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद बेंगलुरु में बीजेपी विधायक दल की बैठक में बसवराज बोम्मई को अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया। उनके नाम की घोषणा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। बसवराज बोम्मई के नाम की घोषणा होते ही वहां मौजूद पार्टी के सभी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले उन्हें पार्टी का अंगवस्त्र पहनाया गया, जिसके बाद खुद बीएस येडियुरप्पा ने फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई दी। इसके बाद मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी समेत कई नेताओं की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच से नीचे उतरते ही बसवराज बोम्मई पार्टी के दूसरे विधायकों से हाथ मिलाना नहीं भूले। उन्होंने भरोसा दिया कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। नए मुख्यमंत्री के तौर पर बसवराज बोम्मई को सुबह 11 बजे शपथ दिलाई जाएगी और उनके साथ 3 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। Newly elected legislative party leader and new chief minister will be Shri Basavaraj Bommai. As per the wish of our honorable Prime Minister and our honorable Home Minister Amit Shah ji and Nadda ji, under the guidance of our leader, our beloved leader, Sanmanya Shri Yediyurappa ji's guidance, I will strive to work. It will be a pro people and pro poor people governance. खबर है कि प्रधानमंत्री ने मेडिकल परीक्षाओं में ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण के मुद्दे को सुलझाने के निर्देश दिए। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर एक बैठक की, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया समेत कई विभागों के सचिव मौजूद रहे। खबर है कि प्रधानमंत्री ने बैठक में निर्देश दिया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जल्द सुलझा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की योजना जल्द लागू करने को कहा। खबर है कि पीएम ने साफ कर दिया कि यह मामला कोर्ट से बाहर सुलझाने की कोशिश की जाए। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो सभी राज्यों से जानकारी जुटाए कि वहां ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण की योजना की क्या स्थिति। मौजूदा समय में राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट की 15% और पोस्ट ग्रेजुएट की 50% सीटें अखिल भारतीय कोटे के तहत आती हैं, लेकिन आरक्षण का फायदा केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिल रहा है, क्योंकि इन सीटों पर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से जुड़े लोगों को आरक्षण का प्रावधान ही नहीं। ममता बनर्जी आज शाम को सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दोपहर 1 बजे टीएमसी सांसदों के साथ बैठक करेंगी। इसके बाद वो शाम करीब 4:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से और शाम करीब 6 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगी। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू को मणिपुर सरकार ने इम्फाल पहुंचने पर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र भी सौंपा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं को आगे बढ़ने के उतने मौके नहीं देता जितनी उनकी पार्टी देती है। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल महिला मंत्रियों के सम्मान में पार्टी की महिला मोर्चा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में नड्डा ने ये बात कही। सफलतापूर्वक महिलाओं को इज्जत देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1700 से ज्यादा केस मिले और 29 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात ये रही कि इस महामारी से 24 घंटे में 2300 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौट गए। राज्य में अभी भी 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। बचपन का प्यार गाना गाने वाले बच्चे सहदेव कुमार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने सामने सहदेव से बचपन का प्यार गाने को कहा, जिसका वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के एक लड़के की अंतिम यात्रा में सैकड़ों की भीड़ जुटी और इजरायल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मई में इजरायल और चरमपंथी संगठन हमास के बीच हुई झड़प में 17 साल के इस लड़के को गोली लग गई थी, लेकिन करीब 2 महीने बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके जनाजे में सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंतिम यात्रा से पहले उसे फौजी सम्मान दिया गया।
फिलिस्तीन के झंडे में लिपटे उसके शव को वहां के फौजी अधिकारियों ने भी कंधा दिया। इस दौरान लोगों का हुजूम उनके पीछे नजर आया। गुस्साए लोगों ने इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इजराइल के साथ मई में हुई उस झड़प में वेस्ट बैंक में रहने वाले 26 फिलिस्तीनियों की भी मौत हो गई थी। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फट गया। बादल फटने के बाद कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और हादसे के बाद राहत बचाव का काम जारी है। पूरा इलाका पानी और कीचड़ से भर गया है। हालांकि अब तक जान के नुकसान की खबर नहीं है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है और आपको बता दें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फट गया है, जिसके बाद कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन, और क्या जानकारी? देखिए, सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब का मामला है जब किश्तवाड़ का गुलाबगढ़ एरिया पड़ता है, जो होंजर एक इलाका है, वहां पर जो बादल फटा है। फटने के बाद 3-4 घर जो थे वो उसकी चपेट में आए हैं। तो कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और जिला आयुक्त किश्तवाड़ के अनुसार कोई जानी नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। मतलब कि कोई अभी इंसान का बॉडी नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोग लापता हैं। जो घर 5-6 के करीब घर हैं वो पूरी तरह से बह गए हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। सेना की टीमें और पुलिस की टीमें मौके पर हैं। प्रशासन की टीमें भी किश्तवाड़ से निकल चुकी हैं, क्योंकि इलाका काफी दूर का है और पहाड़ी इलाका है। तो वहां से कोई भी डिटेल आने में समय जरूर लगेगा, क्योंकि उस इलाके में ज्यादातर इलाकों में इंटरनेट वगैरह नहीं है। तो कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से कि वहां पर टीमों को हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचाकर अगर कोई लोग बाढ़ में फंसे हैं या लापता हैं तो उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल पवन, आपसे जानना चाहेंगे जो बादल फटा ये किस समय फटा और जो लोग लापता हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ पता चला है कि कब तक कितना टाइम लग सकता है उन लोगों को खोजने में? देखिए, बहुत दूर का इलाका है। अगर हम बात करें तो किश्तवाड़ जिला का जो मुख्यालय है वहां से भी ये लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा का दूर का इलाका है। ये बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, जो एक तरफ कश्मीर से टच होता है और दूसरी तरफ लद्दाख का एरिया इसमें पड़ जाता है। तो ये सुबह 4 बजे 4-4:30 बजे के करीब बीच में बादल कहीं फटा है और उसके बाद 4-5 घर जो पहाड़ी पर थे वो उसकी चपेट में आए हैं। और माना जा रहा है कि 30 के करीब लोग हैं जो उन घरों में थे, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल टीमें जो है मौके पर पहुंची हुई है। शुक्रिया पवन। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर जारी संघर्ष की गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सिलचर में घायल सैनिकों से मुलाकात की और 6 पुलिसकर्मियों की शहादत पर मिजोरम में जश्न मनाए जाने का दावा किया। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के हालात जब बिगड़े तो अपने ही देश के 2 राज्यों के बीच गोली और धमाकों की आवाजें आने लगी। और जब यह सब खत्म हुआ तो नए दिन की शुरुआत असम के मुख्यमंत्री को कुछ इस तरह करनी पड़ी। सबसे पहले उन्होंने असम पुलिस के 6 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और फिर इसके बाद सिलचर पहुंचे, जहां सीमा विवाद की वजह से हुए झड़प में कुछ जवान घायल हो गए थे। खूनी संघर्ष, शहादत और एसएमसीएच अस्पताल में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की घायलों से मुलाकात। ये तस्वीरें नए भारत को बिल्कुल नहीं रास आने वाली। इन तस्वीरों के बाद मुख्यमंत्री शर्मा का हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा भी तय हो गया। बदले हालात को देखते हुए एक दिन पहले ही तनावग्रस्त इलाके में सीआरपीएफ की 4 टुकड़ियां तैनात कर दी गईं। This is not a political issue. This is a long-standing border dispute. When both the side Congress government was there, that point of time also that this dispute was there. These are dispute basically between 2 states. It is not between 2 political parties. चूंकि असम और मिजोरम के बीच का सीमा विवाद लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस विवाद के बाद असम के लोगों का गुस्सा भी जगह जगह दिखने लगा। कछार जिला, जहां ये विवाद गहराया, वहां के काबूगंज बाजार में लोगों ने असम मिजोरम नेशनल हाईवे को रोक दिया। प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर टायर जलाकर नारेबाजी करते नजर आए। चूंकि असम और मिजोरम के बीच का सीमा विवाद बेहद नाजुक मामला है, इसलिए कई नेता इस पर सधी प्रतिक्रिया देते और लोगों से शांति की अपील करते नजर आए। From Northeast MPs Forum also, we do appeal both the people of Assam and people of Mizoram to maintain peace, harmony. We must stand united. We should not be divided. So Northeast MPs Forum is making appeal to the people living in the border areas. ये देखिए, ये दोनों बीजेपी रूल्ड स्टेट है
और शाह गृह मंत्री है। इस समस्या को सुलझाने के लिए वो पहले से ही कहना चाहिए था कि ये क्या इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। हमेशा उनके नेग्लिजेंस से है, उनकी नज़र ऐसे चीज़ों पे नहीं है, उनकी नज़र अपोजिशन लोगों को किस जगह ख़त्म करना, उनको कमज़ोर कैसा करना, उधर ध्यान ज़्यादा देने की वजह से ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ये मामला गंभीर है और इसे सियासी बयानबाजी से तूल देना भारी पड़ सकता है। इस बात का एहसास देश की तमाम सियासी जमात को है, लेकिन इस मुद्दे पर असम और मिजोरम के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी है। असम के मुख्यमंत्री ने आज एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें एक जवान स्थानीय भाषा में पूरी घटना के लिए मिजोरम पुलिस को जिम्मेदार ठहराते नजर आया। दक्षिण असम में सीमा विवाद से हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की हालात पर नजर है। खुद प्रधानमंत्री को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है और अब बताया जा रहा है दोनों राज्य के आला अधिकारी इस वजह से बातचीत पर बैठे हैं। इस प्रभावित इलाके के खुफिया अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी इस बातचीत पर मौजूद हैं। अब तक 4 टुकड़ियों सीआरपीएफ की इस यहाँ पे तैनात की गई है और 6 सीआरपीएफ टुकड़ियों को रिजर्व पर रखा गया है। लेकिन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ट्विटर पर एक दूसरे से उलझते नजर आए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया और दावा किया कि तस्वीरों में नजर आने वाले मिजोरम पुलिस के जवान हिंसा के बाद जश्न मना रहे थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि असम के पुलिसकर्मियों की हत्या और कई जवानों को घायल करने के बाद मिजोरम पुलिस और गुंडे ऐसे जश्न मना रहे हैं जो दुखद और भयावह है। हेमंत बिस्वा शर्मा से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने भी शेयर किया। इस वीडियो में सीमा पर पत्थरबाजी करते लोग नजर आए। इस वीडियो को शेयर कर जोरामथांगा ने गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी थी। बताया गया कि एक दिन पहले ये मामला तब भड़का जब असम और मिजोरम सीमा पर सुरक्षा बल और मिजोरम के नागरिकों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। आरोप है कि इस झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई। बाद में असम और मिजोरम सरकार ने हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। असम सरकार ने लैलापुर में कुछ जवानों के शहीद होने का दावा किया और दोनों पक्षों ने हिंसा के लिए एक दूसरे की पुलिस पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री से इस मामले में दखल देने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों ही मुख्यमंत्रियों से बात की और इस मुद्दे को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। चूंकि असम में बीजेपी की सरकार है और मिजोरम में भी एनडीए की ही सरकार है, इसलिए विपक्ष को इस मामले ने केंद्र सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। पुलिस बिल्डअप ये अब कल रात को अचानक नहीं हुआ या कल दिन में नहीं हुआ, ये महीनों से ऐसा धीरे धीरे चल रहा है और ऐसा परिस्थिति न सिर्फ आज असम और मिजोरम के बीच, आज असम और अरुणाचल के बीच, असम और मेघालय के बीच, असम और नागालैंड के बीच भी हो रहा है। कांग्रेस भले ही इस पूरे मामले का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते दिखे, लेकिन सच यही है कि ये सीमा विवाद बेहद पुराना है। ये मामला लोकसभा में उठा तो गृह मंत्रालय ने लिखित जवाब में बताया कि इस वक्त असम और मिजोरम सहित 6 राज्यों में सीमा विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार का इस मुद्दे पर यही नजरिया है कि राज्यों का विवाद संबंधित सरकारों की मदद से सुलझे और इनमें एक दूसरे की समझ और भावना का ध्यान रखा जाए। केंद्र सरकार ऐसे मामलों में विवाद से निपटने में मददगार की भूमिका में रहेगी। राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। अस्थाना 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इस समय बीएसएफ के डीजी के पद पर तैनात हैं, जो पहले सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। सूरत के कमिश्नर रहते हुए राकेश अस्थाना ने आसाराम बापू मामले में भी जांच की थी। अस्थाना की ही निगरानी में सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर दिल्ली में यूपी के बीजेपी सांसदों की आज से बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। ये बैठक आज और कल यानी 28 और 29 जुलाई को होगी। आज ब्रिज, पश्चिम और कानपुर और 29 को अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। उनके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई कि पिछले 3 सालों में 45 हाथियों की मौत हुई, जबकि हाथियों के हमले में 204 लोग मारे गए। इन 3 सालों में राज्य के कोरबा, रायगढ़,
सरगुजा, सूरजपुर और जशपुर में हाथियों के हमले सबसे ज्यादा हुए। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कई रणनीति बनाई है। खबर है कि विपक्ष पेगासस जासूसी केस को सदन में जोर शोर से उठाएगा। विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव देने का भी फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी आज इस मुद्दे पर सदन में सक्रिय भूमिका में रहेंगे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस ने गाड़ी चुराने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उसके पास से चोरी की 8 गाड़ियां मिली हैं। इसके अलावा उसके पास से 8 लाख रुपए का सामान भी बरामद हुआ। बताया गया कि आरोपी नवी मुंबई और मुंबई में गाड़ियों की चोरी करता था। उत्तर प्रदेश के हरदोई से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां शिव मंदिर में दर्शन के लिए एक महिला पुलिस से भिड़ गई। कोरोना की वजह से वहां मंदिर अब तक नहीं खोले गए। जो कि मंदिर पहुंची महिला को वहां तैनात पुलिस कर्मियों के समझाने के बाद भी समझ नहीं आया और वो उनसे उलझ बैठी। गुस्से में आकर उसने मारपीट तक शुरू कर दी। नहीं जाएंगे, इससे पहले वो दोनों पुलिसकर्मी उस महिला को वहां से भेजने की कोशिश करती दिखी, लेकिन इतने के बाद भी वो महिला अड़ी रही और जिद करती रही कि उसके परिवार को मंदिर के अंदर जाने दिया जाए। बताया गया कि बाद में उस महिला को उन पुलिसकर्मियों की बात समझ आ गई और अपनी गलती का एहसास भी हो गया। कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त महिला श्रद्धालु द्वारा भी बाद में स्वयं ही क्षमा याचना की गई। माफी मांगने के बाद वो महिला वहां से चली गई। बड़ी खबर ममता बनर्जी से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। बंगाल विधानसभा में इस साल मई में मिली जीत के बाद ये दोनों नेताओं की पहली बैठक होगी। ये मुलाकात शाम 4:30 बजे सोनिया गांधी के आवास पर हो सकती है। इसके अलावा ममता बनर्जी शाम 6 बजे दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मुलाकात करेंगी। आपको बता दें, ममता की इस कवायद को 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी एंटी बीजेपी फ्रंट तैयार करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। 4 दिनों के लिए दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी ने कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। न्यूज़ 18 के रणवीर सिंह की रिपोर्ट है कि राज्य के कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए 36 घंटों का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब यह है कि इन जिलों में बेहद भारी बारिश होने का अनुमान। यही नहीं, विभाग ने अगस्त महीने में भी मानसून के पूरी तरह सक्रिय रहने का अंदेशा जताया। इसके साथ ही कुछ इलाकों में पहाड़ खिसकने की घटनाओं की भी चेतावनी जारी की गई, जिसे देखते हुए लोगों को आगाह किया गया कि वो उन जगहों पर न जाएं जहां लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। साथ ही लोगों को नदियों और नालों के नजदीक न जाने की हिदायत भी दी गई। राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कुंद्रा की कंपनी के 3 से 4 प्रोड्यूसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुंबई के मालवड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इन सभी पर झांसा देकर अश्लील बड़ी फिल्में बनाने का आरोप है। आरोपियों में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का नाम भी शामिल है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरा T20 मैच टल गया। श्रीलंका में कृणाल पंड्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद दूसरा T20 मैच एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक घायल बदमाश पकड़ा गया। हालांकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि नक्सली संगठन छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इन बच्चों को खाने पीने की चीजों को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी देते हैं। साथ ही इनके जरिए सुरक्षा बल की सूचनाएं भी जुटाते हैं। जावेद अख्तर के मानहानि केस में मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने फिर कंगना रनौत को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। खबर है कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी और कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने भी इस पर अपनी मंजूरी दे दी। बड़ी खबर आ रही है यूपी से। योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास जल्द होने वाला है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी 22 से 25 अगस्त के बीच किसी भी दिन ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। शिलान्यास की तारीख जल्द तय होगी और इसी बीच प्रशासन की तरफ से गौतम बुद्ध नगर प्रशासन को सारी तैयारी मुकम्मल करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन भी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुट गया है।
फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते के संसद में आखिरी भाषण से पहले वहां के लेफ्ट विंग के कार्यकर्ताओं ने आसमान सिर पर उठा लिया। दुतर्ते का 6 साल का विवादित कार्यकाल अगले साल खत्म हो रहा है, जो कि कोरोना से निपटने में नाकामी, चरमराती अर्थव्यवस्था और लोगों के खून से सने एंटी ड्रग्स कैंपेन के आरोपों से घिरा हुआ है। इसीलिए रोड्रिगो दुतर्ते से छुटकारा मिलने की आस में उनके आखिरी बार संसद को संबोधित करने से पहले राजधानी मनीला में हजारों प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ कूच कर दिया। तस्वीरों में ऐसा जन सैलाब नजर आया कि लंबा चौड़ा हाईवे कुछ लेन में ही सिमटा दिखा। लोगों के हाथों में आम प्रदर्शनों की तरह नारे लिखे झंडे और बैनर तो नजर आए ही, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विरोध जाहिर करने का बेहद रचनात्मक तरीका भी अपनाया। एक तस्वीर में दुतर्ते के सिर का एक पुतला इस तरह दिखाया गया जैसे जलते कोयले पर मांस भुना जाता है, तो वहीं कैदी के कपड़े और मुंह पर दुतर्ते का मुखौटा पहने एक प्रदर्शनकारी ने तो उन्हें अपराधी दर्शा दिया। मगर एक बैनर में तो दुतर्ते को एक ऐसी विशाल छिपकली के तौर पर दिखाया गया जो कि राष्ट्रपति आवास पर कब्जा जमाए बैठी है। Duterte wants to stay in power for another 6 years and I think that is the single biggest threat to the country right now. असल में फिलीपींस में कोई भी शख्स सिर्फ एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन चर्चा है कि अगले राष्ट्रपति चुनाव में दुतर्ते अपनी बेटी को मैदान में उतार सकते हैं। इसलिए उनके विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रहे बड़े नेताओं की आपसी कलह पहली बार विधानसभा तक पहुंच गई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन के अंदर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक कांग्रेस विधायक पर हमले के आरोप के मामले में वो इतने भावुक हो गए कि सदन छोड़कर चले गए और अपने ही मुख्यमंत्री को तेवर दिखा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मेरी स्थिति अब ऐसी है कि तब तक मैं इस सदन में उपस्थित हूं जब तक स्थिति का शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब न आए। तो मैं आपसे इजाजत लेके तब तक के लिए, जब तक कि इसमें शासन की तरफ से मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आता, मैं इस सदन की, इस पवित्र प्रजातंत्र की सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता। क्या कांग्रेस में आपसी कलह का जिन्न अब छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने मुख्यमंत्री से इस कदर खफा हुए कि वो सदन में ऐलान करके बाहर निकले कि जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक वो सदन में नहीं बैठेंगे। मैं नहीं समझता कि मेरी स्थिति अब ऐसी है कि तब तक मैं इस सदन में उपस्थित हूं जब तक स्थिति का शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब न आए। तो मैं आपसे इजाजत लेके तब तक के लिए, जब तक कि इसमें शासन की तरफ से मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आता, मैं इस सदन की, इस पवित्र प्रजातंत्र की सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का ये गुस्सा किसी और के प्रति नहीं बल्कि अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ है। सदन छोड़कर जाने की वजह जानने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरूनी कलह और वर्चस्व के टकराव की तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के मुताबिक 23 जुलाई की रात को उनके काफिले पर हमला हुआ था। कुछ युवकों ने उनकी गाड़ी रोककर तोड़फोड़ की थी। हमले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के रिश्तेदार का नाम सामने आया था। इस मामले में सरगुजा पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। विधायक बृहस्पति सिंह का आरोप है कि पार्टी का एक गुट उनसे नाराज है, जिसकी वजह से उन पर हमला कराया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने ऊपर लगे हमले पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उन्होंने तारीफ की थी, इसलिए उन पर हमला किया गया। उनके निशाने पर कहीं न कहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हैं। टीएस सिंहदेव का मानना है कि यह मुख्यमंत्री के इशारे पर किया जा रहा है और इस मसले पर वो मुख्यमंत्री से जवाब चाहते हैं। खबर है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की नाराजगी की खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पूनिया ने उन्हें फोन करके समझाया, बातचीत के जरिए मामला सुलझाने के लिए कहा। इसके बाद टीएस सिंहदेव दोबारा विधानसभा पहुंचे। हालांकि उनकी मांग है कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सरकार जांच का आदेश दे या तो सरकार आधिकारिक बयान जारी करे। मुख्यमंत्री के समर्थक विधायक पर हमले के मामले ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह बढ़ा दी है और बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे दिया है। हमें ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। आदिवासी से कहलवा दिया कि मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और ये घटना घटित जो आप देख रहे हैं वो घटना एक आदिवासी से कहलवा दिए। और आपका कहना है कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने करवाया है? बिल्कुल मेरा आरोप है, सरकार ने ये करवाया है।
ये कलह सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी नुकसानदेह साबित होगी, क्योंकि सरकार अपनी गुटबाजी में उलझी रहेगी तो जनहित का काम कब करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के अंधेरी इलाके से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि वहां एक 4 मंजिला इमारत धराशाही हो गई है और हादसे में इमारत में रहने वाले 4 लोग फंस गए हैं, जिन्हें वक्त रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। मुंबई के अंधेरी में ये इमारत थी जो धराशाही हो गई और इसमें 4 लोग फंस गए, लेकिन अच्छी खबर ये है कि उन्हें वक्त रहते सुरक्षित निकाल लिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और मुंबई के अंधेरी में ये बिल्डिंग थी जो धराशाही हो गई, जिसमें 4 लोग फंसे थे, लेकिन जिनको निकाल लिया गया और उसके बाद अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है।